मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है। 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग तीसरा अध्याय देख रहे थे, जिसमें 3 लोक का बहुत सुंदर जैन भूगोल इस आचार्य भगवान बताने का हमको बहुत सुंदर अच्छा कार्य कर रहे थे। देखिए, अपन सबने जम्बूद्वीप पढ़ा, जम्बूद्वीप के बाद धातकी खंड पढ़ा, धातकी खंड के बाद अपन पुष्कर द्वीप पढ़ रहे थे। और पुष्कर द्वीप आपको पता है कितना था, 16 लाख योजन का था। और उसमें से 8 लाख जो योजन है वो मानसरोवर पर्वत पर चला गया, और 8 लाख जो योजन बचा हुआ है जिसमें 2 मेरु और हैं, मंदर मेरु और विद्युतमाली मेरु। इस प्रकार से जो 2.5 द्वीप में जो धातकी खंड है वो सारी की सारी रचना जो है वह इस पुष्कर द्वीप के 8 लाख योजन में पाई जाती है। अब हम सब लोग इसमें जो मानसरोवर पर्वत है उसमें क्या व्यवस्था है, उसके लिए आचार्य भगवान जो सूत्र बोल रहे हैं उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। सूत्र नंबर है 35। सभी लोग अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे 35 नंबर सूत्र। प्रांग प्रांग मानुषोत्तरान मानुषोत्तरान मनुष्यः मनुष्यः प्रांग प्रांग मानुषोत्तरान मानुषोत्तरान मनुष्यः। मनुष्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ समझते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 35वां। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। प्रांग मानुषोत्तरान, ये नाटक लेना, ठीक है ना। मानुषोत्तरान मनुष्यः, ये बहुवचन है और विसर्ग भी है। मनुष्यः बालकः, ऐसे मनुष्यः। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। अब देखिए इसका अर्थ क्या लेना है। प्रांग मतलब पहले पहले। प्रांग मतलब क्या है, प्राग। इसको संधि करेंगे तो ये का हो जाएगा, प्राग। प्राग मतलब पहले पहले। मानुषोत्तर एक पर्वत का नाम है, मानुषोत्तर पर्वत। क्या नाम है? पुष्कर जो द्वीप है जिसमें 8 लाख योजन के विस्तार में क्या आ जाता है, मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है। 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है, उसमें से 8 लाख योजन में कौन सा पर्वत आ जाता है, मानुषोत्तर। तो ये कह रहे हैं मानुषोत्तरान, ना लिखा है, ना का ता हो जाएगा। जब अपन संधि करेंगे इसको निकालेंगे तो ना का ता हो जाएगा। मानुषोत्तरात, मानुषोत्तर पर्वत से, पंचमी का एक वचन लेना है, ठीक है। मानुषोत्तर पर्वत से, प्रांग मतलब पहले पहले, मनुष्यः मनुष्य होते हैं। जो मनुष्य हैं वो कहाँ होते हैं? द्वीप तो बहुत हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ तक पाए जाते हैं? तो बोल रहे मानुषोत्तरात, मानुषोत्तर पर्वत से, प्रांग पहले पहले, मनुष्य मनुष्य होते हैं। इसका मतलब हो गया है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाद मनुष्य नहीं जा सकता है, उसके वहाँ मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप है, 8वां द्वीप है, वहाँ मनुष्य नहीं पाए जाते, ना जा सकते हैं। तो ये 2.5 द्वीप के अंदर ही जो द्वीप हैं उसमें मनुष्य होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर सूत्र आचार्य ने खुलासा कर दिया, मनुष्य कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं, यह इस सूत्र के माध्यम से बताया। अब मानसरोवर पर्वत कहाँ पर है उसको भी अपन चित्र से माध्यम से देखते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये 2.5 द्वीप का नक्शा है। ये बीच वाला जो था जम्बू द्वीप था, जो 1 लाख योजन का विस्तार का था। इसको घेरे हुए लवण समुद्र है जो 2 लाख योजन का विस्तार वाला था। और इसको घेरे हुए जो है ये धातकी खंड है जो 4 लाख योजन का विस्तार वाला है। और इसको घेरे हुए जो ये कालोदधी समुद्र है ये कितना हो गया, 8 लाख योजन का विस्तार वाला है। और इससे दुगना जो है ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा पुष्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये?
पुष्कर द्वीप, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो है दुगना, कालोदय समुद्र से दुगना पुष्कर द्वीप है। कितना? 16 लाख योजन का विस्तार वाला। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो आ गया, ये पर्वत आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये पर्वत दिख रहा है। पुष्कर द्वीप में आधे में, अर्ध आधे में क्या आ गया है, ये मानसोत्तर पर्वत, इसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। अब ये 8 इसमें चला गया, और 8 जो खाली दिख रहा है ना आपको, ये खाली, ये है पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा, पुष्करार्ध। अब यहाँ पर ये देखिए एक मेरु यहाँ पर है, एक मेरु यहाँ पर है, ये मंदर मेरु, ये विद्युत मालू मेरु। ये देखिए पहला मेरु जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत, 2 मेरु कौन से हैं, धातकी खंड में हैं, विजय और अचल। और ये पुष्कर द्वीप में जो आधे द्वीप में जो लिया है, इसमें कौन सा है, मंदर और विद्युत माली। इस प्रकार से देखो 5 मेरु क्रम से लाइन से हो गए ना। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जो रचना है, ये कैसे धातकी खंडवत इसमें रचना बनाना है। ये मानसोत्तर पर्वत है। जो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा 35 नंबर का, आचार्य वन कह रहे हैं कि ये मानसोत्तर पर्वत से और भी आगे द्वीप समुद्र हैं, आप आगे जाते जाइए, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इसके आगे कोई भी मनुष्य नहीं जाता है, ना जा सकता है। चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, वह इसके आगे नहीं जा पाएगा। इसके अंदर ही अंदर जो है ये मनुष्य यहाँ पर पूरे में रह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जम्बू द्वीप जो है वो एक द्वीप हो गया, धातकी खंड है वो एक द्वीप हो गया, 2 द्वीप हो गए, और ये पुष्कर का आधा हो जाने के कारण ये अर्ध हो गया। तो आधा हो गया तो ये 2.5 द्वीप हो गया। क्या हो गया ये? तो 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य पाए जाते हैं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। इस बात को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जो विद्याधर है, विद्याधर मनुष्य है और रिद्धिधारी मुनि है, क्या वो मानुषोत्तर पर्वत से बाहर नहीं जा सकते? देखिए सामान्य मनुष्य हो, चाहे रिद्धिधारी मुनिराज हो, और चाहे विद्या से संपन्न विद्याधर जो विजयार पर्वत में रहते हों वो मनुष्य हों, या भोग भूमि के मनुष्य हों, या कर्म भूमि के मनुष्य हों, कोई भी मनुष्य जो हैं इस मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसी ही योग्यता है, शरीर संबंधी योग्यता भी ऐसी है, और उसकी आत्मा की उपादान शक्ति भी वहाँ तक जाने की ऐसी ही योग्यता है। यह ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कोई भी जीव जो है मनुष्य, रिद्धि संपन्न मुनिराज भी हो, वो अपने जम्बूद्वीप में या धाती खंड में कहीं हो, मेरू में जाना हो तो मेरू के दर्शन करने चले जाएंगे, कहीं भी स्थान में जा सकते हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर जो मानसोत्तर पर्वत है, उस मानसोत्तर पर्वत के बाद कोई भी जीव जो है, जो रिद्धि संपन्न मुनि हो, वो भी मुनिराज को मन कर रहा हो मैं 2.5 द्वीप में चला जाऊं, 2.5 द्वीप के बाहर जो है नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ की वंदना कराऊं, इस प्रकार से वो नहीं जा सकते हैं। ये समझ लीजिए शरीर संबंधी की योग्यता वैसी, या आत्मा की शक्ति की योग्यता वैसी। इस प्रकार से या मानसोत्तर पर्वत का निमित्त ऐसा कि जिसके कारण वहाँ पर उनकी रिद्धि काम नहीं करती है, या उनकी विद्या काम नहीं करती है, जिसके कारण वो आगे नहीं जा सकते हैं। और पैदल का तो मतलब ही नहीं है कि सोचें हम कोई पैदल चल करके हम मानसोत्तर पर्वत को चढ़ जाएं, वहाँ तक निकल जाएं, तो वो व्यक्ति वो भूख प्यास से ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो चढ़ते चढ़ते ही अपने प्राण निकल जाएंगे। तो वो चढ़ ही नहीं सकता और जा भी नहीं सकता है। इस प्रकार से मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मनुष्य चाहे सामान्य हो, और चाहे रिद्धि संपन्न हो, और चाहे विद्याधर मनुष्य हो, वो इसके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर कौन जीव जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है। देवगण जो हैं वो मानसोत्तर पर्वत के आगे जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उसमें जा सकते हैं, उनके अंदर ऐसी योग्यता है, वो वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस सूत्र में पुष्कर द्वीप की एक व्यवस्था देखी। देखिए पुष्कर द्वीप में भी जो अर्ध है, आधा है, जिसमें 2 मेरु हैं, मंदर और विद्युत माली, उसके निमित्त से वहाँ भी जो 2 भरत हैं, 2 ऐरावत हैं, 2 विदेश क्षेत्र आदि हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने धातकी खंड में देखा था कि जम्बू द्वीप से दूनी दूनी जो व्यवस्थाएं हैं
वह धातकी खंड में थी, और वही धातकी खंड की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी पुष्कर द्वीप में हैं। आइए चित्र के माध्यम से उसको देखते हैं। ये जो अपना पुष्कर द्वीप है, इसमें देखिए कि यहाँ 2 मेरु हैं, और ये जो पर्वत है, और ये नीचे भी एक पर्वत है, ये इसको बोलते हैं ईश्वाकार पर्वत। जैसे अपने धातकी खंड में 2 पर्वत बनाए थे, जिससे ये 2 खंड बन गए थे। एक खंड इस साइड का जो पश्चिम तरफ का, और एक खंड बन गया था ये पूरब तरफ का। इस प्रकार से ऐसा खंड बन गया था। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ भी 2 पर्वत हैं, ये ईश्वाकार पर्वत है, जिसके कारण देखिए ये पुष्करार्थ जो पर्वत, पुष्कर जो द्वीप है, इसकी भी 2 खंड बन गए। एक इस तरफ का, ये पूरा पश्चिम तरफ का, और ये पूरा का बन गया ये पूरब तरफ का। इस प्रकार से 2 खंड बने। अब यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ ये पर्वत बना रखे हैं, ऐसे ही पर्वत यहाँ पर भी बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक भरत क्षेत्र हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा भरत क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर एक ऐरावत क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऐरावत क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम से जो है ये क्षेत्र आदि बनते जाएंगे और पर्वत आदि बनते जाएंगे। यहाँ भी भरत आदि से क्षेत्र आदि क्रम से यहाँ तक बनते जाएंगे। यहाँ से भरत से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ऐरावत में जाके एंड होगा। यहाँ भी भरत से स्टार्ट होगा और ऐरावत में जाकर के एंड होगा। जिस प्रकार से अपन ने रचना जम्बूद्वीप में बनाई है, वही की वही रचना जो है यहाँ पर बन जाएगी। जो बीच का जो पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, विदेह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, विदेह क्षेत्र। इस प्रकार से देखिए इसमें कितने विदेह क्षेत्र होगा। अब ये पूरा का पूरा 2.5 द्वीप हो गया। इस 2.5 द्वीप में अब अपन को लगाना है कितने मेरु हैं, कितने यहाँ पर मिलेक्ष खंड हैं, कितने यहाँ पर आरखंड हैं, कितने यहाँ पर जो भरत क्षेत्र हैं, कितने यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र हैं। इन सबको हम सबको टोटल करके लगाएंगे तो पूरा पता चल जाएगा कि 2.5 द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ हैं, कितनी शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा हमको ज्ञान हो जाएगा। आइए स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कहाँ कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए एक स्लाइड है, और इसमें आप देख रहे हैं कि जम्बूद्वीप लिखा हुआ है, धातकी खंड लिखा हुआ है, और पुष्करार्थ और कुल लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए लिखा है मेरु। मेरु तो जम्बूद्वीप में 1 मेरु, धातकी खंड में 2 मेरु, और पुष्करार्थ में 2 मेरु। कुल कितने मेरु हो गए, 5 मेरु हो गए। मेरु के नीचे क्या लिखा है, भरत क्षेत्र। तो जम्बूद्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं, तो जम्बूद्वीप का 1 भरत क्षेत्र हो गया। धातकी खंड में कितने हो गए, 2 हो गए, और पुष्करार्थ में भी 2 हो गए। तो कुल कितने भरत क्षेत्र हो गए, 5 भरत क्षेत्र हो गए। इसी प्रकार लगा लीजिए ऐरावत क्षेत्र। तो जम्बूद्वीप में 1, धातकी खंड में 2, और पुष्करार्थ में 2। तो कुल कितने हो गए, 5, वह ऐरावत क्षेत्र हो गए। विदेह क्षेत्र लगाइए जो बीचों बीच में था। जम्बूद्वीप में 1 विदेह क्षेत्र, धातकी खंड में 2, और पुष्करार्थ में 2। तो कुल कितने हो गए, 5 ये विदेह क्षेत्र हो गए। अब अपन ने पढ़ा था उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि पढ़ी थी। तो उत्तम भोग भूमि जो है जम्बूद्वीप में कितनी है, 2 हैं उत्तम भोग भूमि, देवकुरु और उत्तर कुरु, जो विदेह क्षेत्र के वह गर्जन पर्वत के आसपास थी। तो उसको अपन ने देखा था चित्र के माध्यम से पहले। तो जम्बूद्वीप में 2 हो गई। तो धातकी खंड में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, और पुष्करार्थ में कितनी रहेंगी, 4 ही रहेंगी। तो 4 और 4 8 और 2 10। तो उत्तम भोग भूमि कितनी हो गई हैं, वो 10 हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई, 10। तो मध्यम भोग भूमि कितनी है, तो जम्बूद्वीप में 2 मध्यम भोग भूमि हैं, और धातकी खंड में 4 हो जाएंगी, और पुष्करार्थ में भी 4 ही रहेंगी। तो 10 मध्यम भोग भूमि हो जाएगी। इसी प्रकार से जघन्य जो भोग भूमि है वह भी जम्बूद्वीप में जो है वह 2 हैं, और धातकी खंड में 4 हैं, और पुष्करार्थ में 4 हैं। इस प्रकार से वही भी 10 हो जाएंगी। ये शाश्वत भोग भूमि की बात चल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि हर चीज़ जो है, हर जो वहाँ की रचना जो है वह जम्बूद्वीप में जाकर के धातकी खंड दुगनी हो जाती है, और जो धातकी खंड का पार्ट है वही पार्ट का बोलते पूरा का पूरा पुष्करार्थ द्वीप में पाया जाता है। इनके कहीं भी नाप तौल में कहीं भी अंतर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वह मेरु संबंधी नाप तौल में अंतर है, लेकिन जो भरत क्षेत्र का जितना विस्तार जहाँ पर जम्बूद्वीप में है उतना ही धातकी खंड में है, वही विस्तार और वैसा ही विस्तार क्या बोलते कि
पुष्करार्थ द्वीप में हैं। ऐसी ऐरावत का लगाना और ऐसी विदेह क्षेत्र का लगाना, जितने भी पर्वत हैं हिमन, महाहिमन, निषद, नील, रुक्मी आदि, उन पर्वतों का जो विस्तार जैसा जम्बू द्वीप में बताया है वही विस्तार, वही ऊंचाई, वही योजन लंबाई आदि जो है वो वहाँ भी वैसा ही लगाना। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन जो मेरु संबंधी हैं, जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का जो सुदर्शन मेरु है उसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है, और शेष जो 4 मेरु हैं वो थोड़ा कम हैं और एक से हैं। उन सब की जो हाइट है सबकी एक सी है, लेकिन पहले मेरु से क्या है, कम है। आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ देखते होंगे 5 मेरु देखते होंगे, उसमें एक आपको एक बड़ा दिखता होगा, बाकी 4 कैसे दिखते होंगे, बराबर दिखते होंगे। आप पंचमेरु पूजा पढ़ें, उस पंचमेरु की पूजा की जो जयमाल है उसमें सब लिखा हुआ है कि पहला मेरु जो है कितनी ऊंचाई वाला है, और जो दूसरे 4 जो मेरु हैं वो कितने ऊंचाई वाले हैं। एक एक माप लिखा हुआ है, एक एक जयमाला का एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे आप, और उसमें आप देखेंगे कि आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2.5 द्वीप में सारी व्यवस्था देखी कि कहाँ क्या किस प्रकार से व्यवस्था है। नमोस्तु आचार्य, क्या किसी भी अपेक्षा के हेतु मनुष्य की आत्मा 2.5 द्वीप के बाहर जा सकती है? कृपया स्पष्टीकरण कीजिए। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है वह फैल कर के 2.5 द्वीप के बाहर जा सकती है। पर कौन की आत्मा? तो देखिए 7 प्रकार के समुद्र घात होते हैं, उनमें से जो 2 समुद्र घात हैं, केवली समुद्र घात और मारणांतिक समुद्र घात वाली जो आत्मा हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश 2.5 द्वीप से बाहर जा सकते हैं। जैसे केवली जो है समुद्र घात करें तो उनकी आत्मा जो है दंड, प्रतर, लोक पूरण आदि प्रकार से आत्मा फैलती है, तो वह 2.5 द्वीप के बाहर भी उनकी आत्मा के प्रदेश जो हैं जाते हैं। और जो मारणांतिक समुद्र घात में आत्मा शरीर से बाहर निकल कर के अपने जहाँ जन्म लेना है वहाँ स्पर्श करके आती है। शरीर में तो रहती है मूल शरीर में, और मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को भी स्पर्श करके आती है। तो उस अवस्था में भी आत्मा जो है वह 2.5 द्वीप के बाहर जा सकती है। किसी 2.5 द्वीप के बाहर जन्म लेना है तो वहाँ पर जन्म लेने के लिए वह आत्मा वहाँ स्पर्श करके आएगी, वापस आएगी। उस अपेक्षा से समुद्र घात की अपेक्षा से, केवली समुद्र घात और मारणांतिक समुद्र घात की अपेक्षा से मनुष्य की जो आत्मा है वह 2.5 द्वीप के बाहर जा सकती है, और इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं है कि वो साक्षात वहाँ पर 2.5 द्वीप से बाहर जा सके। 2.5 द्वीप मतलब मानसोत्तर पर्वत के बाहर जा सके। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपने पुष्कर द्वीप पढ़ाया, इसका नाम पुष्कर क्यों पड़ा? पुष्कर के अर्थ बहुत प्रकार से होते हैं। पुष्कर का अर्थ जलाशय भी होता है और पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है। यहाँ पर हम कमल अर्थ लेंगे। जो उत्तर कुरु विदेह क्षेत्र में जो उत्तर कुरु क्षेत्र है वहाँ पर एक कमल है, और उस कमल के नाम का नाम जो है पुष्कर जो नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो कमल है उसी को पुष्कर के बोलते हैं। उसके कारण उसका द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा है। आप तीनों में देखिए, जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में वहाँ भी जम्बू नाम का वृक्ष था, इसलिए जम्बू द्वीप पड़ा। और धातकी खंड में उत्तर कुरु में वहाँ पर एक वृक्ष था जिसको धातकी मतलब आंवले का वृक्ष है, तो इसलिए उसका नाम धातकी द्वीप पड़ा। और ऐसे ही पुष्कर द्वीप में भी उत्तर कुरु में एक कमल है पुष्कर, इसके कारण उसका नाम भी क्या पड़ा, पुष्कर द्वीप पड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने यहाँ 2.5 द्वीप की व्यवस्था देखी। और अभी जो मनुष्यों की बात चल रही थी, तो आचार्य भगवान इसी प्रसंग में उन मनुष्यों के बारे में भी आगे सूत्र बताना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो मनुष्यों के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए अपन पहले सूत्र नंबर 36 पढ़ते हैं और मनुष्य के भेद पढ़ते हैं। सभी लोग अपना यह जनवाणी में सूत्र निकाल लेंगे और उसका उच्चारण भी मेरे साथ करेंगे। आर्या मिलेश साक्ष्य मलेश शास्त्र, आर्या मिलेश छाश्च। मलेश शास्त्र। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसको बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का अर्थ समझते हैं।
तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 36वां, यहाँ ध्यान से देखिए। आर्या म्लेच्छाश्च, म्लेच्छाश्च, इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ। अपन इसकी संधि तोड़ते हैं तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया था, तो आर्यः इस प्रकार से विसर्ग आ जाएगा, बहुवचन में है। और म्लेच्छः, ये जो सा था वो विसर्ग हो जाएगा, तो म्लेच्छः और चा मतलब और। तो इस प्रकार से चा मतलब और भी है। और जो सूत्र चल रहा था प्रांग मनुसूत्रान मनुष्यः, तो वहाँ से मनुष्य का शब्द ले लेना है कि जो मनुष्य हैं, जो आप मनुष्य की बात कह रहे थे कि मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सूत्र में कहीं मनुष्य तो लिखा नहीं है, तो मनुष्य कहाँ से लेंगे? इस जो चा है, इस चा अर्थ से अपन ले लेंगे कि वो जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं? आर्यः और म्लेच्छः। मनुष्य जो है आर्य और म्लेच्छ के भेद से दो प्रकार के मनुष्य हो जाते हैं, इस चा का अर्थ लेना है। तो यहाँ पे चा का अर्थ दो प्रकार से हो गया। एक तो हो गया ऊपर की अनुवृत्ति से कि मनुष्य शब्द सूत्र में नहीं आया है, इसलिए हमने वहाँ से मनुष्य शब्द ले लिया। दूसरा चा का अर्थ और, आर और म्लेच्छ, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ देखा कि मनुष्य दो प्रकार के, एक आर्य मनुष्य और दूसरा म्लेच्छ मनुष्य। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आर्य और म्लेच्छ मनुष्य, दो प्रकार के लिखे, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्य के नीचे लिखा हुआ है रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं आर्य मनुष्य में, एक रिद्धि संपन्न जो रिद्धि से संपन्न है, और एक हैं जो रिद्धि से संपन्न नहीं है, वो रिद्धि अप्राप्त। इसे अनरिद्धि भी कह सकते हैं। रिद्धि प्राप्त, अनरिद्धि प्राप्त, मतलब जिनको रिद्धि प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से दो प्रकार के मनुष्य हो जाते हैं। देखिए जैसे कि किसी को 64 रिद्धि में से किसी भी रिद्धि प्राप्त है तो वो क्या हो जाएंगे? रिद्धि प्राप्त मनुष्य हो जाएंगे। 64 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं, अभी अपन उनका आगे स्वरूप पढ़ेंगे। इस प्रकार से अब ये ध्यान रखिए, जैसे किसी को केवल ज्ञान रिद्धि है, किसी को अविधि ज्ञान रिद्धि है, किसी को मनापर ज्ञान रिद्धि है, किसी को आहारक रिद्धि है, तेजस रिद्धि है, और भी बहुत सारी रिद्धि है, तप रिद्धि, बल रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि आदि। ये 8 प्रकार की जो रिद्धियाँ हैं उनके भेद प्रयुक्त करेंगे तो वो 64 बन जाएंगी। उनमें से या तो 64 हो या कोई भी हो, तो वो कौन से मनुष्य हो जाएंगे? वो ये रिद्धि प्राप्त मनुष्य हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो एक सामान्य मनुष्य हैं जिनको रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हैं, तो वो हो जाएंगे अनरिद्धि प्राप्त, मतलब रिद्धि प्राप्त, रिद्धि अप्राप्त मनुष्य हो जाएंगे। इस प्रकार से ये अपन ने आर्य मनुष्य के दो भेद यहाँ पर किए। और फिर लिखा है म्लेच्छ। तो म्लेच्छ में भी अपन दो प्रकार के म्लेच्छ करते हैं। एक तो कर्म भूमि म्लेच्छ है। कर्म भूमि म्लेच्छ आप जानते हैं, अपन ने जैसे भारत क्षेत्र के 6 खंड किए थे, तो एक खंड में आर्य खंड के मनुष्य थे और 5 जो थे वो म्लेच्छ खंड के मनुष्य हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र में भी हर नगरी में 5-5 म्लेच्छ खंड होते हैं। तो उसमें पाए जाने वाले जो जीव हैं, टोटल कितने म्लेच्छ खंड हैं पूरे 2.5 द्वीप में? तो 850 म्लेच्छ खंड हैं। कितने हैं? 850 म्लेच्छ खंड हैं पूरे आर्य खंड में। तो वो वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो म्लेच्छ हैं, ठीक है। और फिर और कहाँ पर हैं दूसरे प्रकार के म्लेच्छ जीव? वो अंतर्द्वीपज हैं। कहाँ पर? द्वीपज, जा प्रत्यय होता है उत्पन्न अर्थ में, जो अंतर्द्वीप में उत्पन्न होने वाले अंतर्द्वीपज म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र है। जम्बू द्वीप के घेरे हुआ जो लवण समुद्र है एक वो समुद्र है, और जो धातकी खंड को घेरे हुए है वो कालोदधी समुद्र है। इन दोनों समुद्रों में कुभोग भूमि है। कौन से हैं? कुभोग भूमि। कुभोग भूमि उत्पन्न होने वाले म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं। वो 96 से 96 ऐसी भूमियां हैं। कितनी हैं? 96 ऐसी भूमियां हैं लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में। उसकी विशेष रचना भी अपन पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, कितने कितने स्थानों में होते हैं, और लवण समुद्र में कितने हैं और कालोदधी समुद्र में कितने हैं, उसका अपन आगे इसको व्याख्यान करेंगे। अभी अपन ने पढ़ लिया आर्य दो प्रकार के, जो रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त है। म्लेच्छ दो प्रकार के, एक कर्मभूमि म्लेच्छ और दूसरे अंतर्द्वीपज में उत्पन्न होने वाले म्लेच्छ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने दो प्रकार के मनुष्यों को जाना। आर्य मनुष्य
किस प्रकार का स्वभाव वाले होते हैं और म्लेच्छ मनुष्य किस प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं, इनके बारे में अपन जो है कल जानकारी लेंगे और इसका अपन व्याख्यान सुनेंगे कि आर्य मनुष्यों की क्या व्यवस्थाएं आगम में दी हुई हैं और म्लेच्छ मनुष्य की क्या व्यवस्थाएं आगम में दी हुई हैं। अब अपन सभी लोग यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करते हैं। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु गुरु नमो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।